हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। जैसे कि हम टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही है DSSP की, और हमने सिलेबस की सीरीज़ में कैलकुलस स्टार्ट किया है। इससे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन कर चुके हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नोट्स बेस के ले सकते हैं, वरना हम जो ड्राइव का लिंक आप लोगों के साथ शेयर करा है, उस ड्राइव के लिंक के थ्रू भी आप हमारी वीडियोज़ को, या फिर हम कहें कि हमारा जितना भी कंटेंट है उस ड्राइव से आप एक्सेस कर सकते हैं। इस सीरीज़ में दोस्तों अभी तक 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं। फर्स्ट इज़ ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड रिलेटेड टू कैलकुलस। ये कैलकुलस का पार्ट 2 होने वाला है दोस्तों। जैसा कि आपसे तय किया था हमने, फर्स्ट में हमने कुछ नेम थ्योरम्स या फिर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात की थी, और पार्ट 2 में हम PYQs लेकर आए हैं आपके सामने। ये PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चंस की PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी सेम ड्राइव में एज अ नोट्स, ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सकें हमारे साथ साथ। जब मैं सॉल्व करूं तो आप उन क्वेश्चंस को प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, क्योंकि आपको इस PDF में उसका सॉल्यूशन शायद ना मिले, तो आप इसका अपने पास स्क्रीनशॉट ज़रूर रखें, या फिर जब PDF आपको अवेलेबल हो जाए आप खुद उसका प्रिंट निकालें और उस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। दैट विल हेल्प यू फर्दर। तो कैलकुलस में जितने भी सवाल अभी तक DSSB ने 2021 के पेपर में अपने पूछे थे, हम उन्हीं क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि एक एग्जाम में ना हर सवाल हम नहीं कर सकते, ये सच्चाई है, ठीक है। तो हमें इतना तो करना है कि जो दिखे और हम पहचान लें और फटाफट से ख़त्म करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहली वाली वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात की थी, क्योंकि उन्हीं रिजल्ट्स के बेसिस पर आप अब वाले क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर आपको कुछ रिजल्ट्स पता है तो कुछ सॉल्वेबल क्वेश्चन है जिन्हें सॉल्व करके करा जा सकता है। हर चीज़ आप रट नहीं सकते। ये मैथ्स ऑनर्स में आपने सीखा ही होगा, या अगर आपने MSc मैथ्स करी है तो पॉसिबल है कुछ लेवल तक आप क्रैम कर सकते हैं, हर कुछ आप क्रैम नहीं कर सकते दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट करे दोबारा से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करते हैं, जिनके बेसिस पर आने वाले क्वेश्चंस को आप करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब, बिकॉज दैट इज़ द ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर जो हमें इस वीडियोस को बनाने में हेल्प करता है, और आपका एक अच्छा फीडबैक जो आता है उसे भी हम फॉलो करते हैं। जैसे हमने टीचिंग मेथडोलॉजी जो 10 नंबर का आता है TGT में, उस पर वापस से अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करा है, और आप लोगों की डिमांड के बेसिस पर हमने उसे हिंदी में भी करा है। तो अब हम बाइलिंगुअल शुरू कर चुके हैं उस पूरी सीरीज़ को। क्वेश्चंस भी अब हम हिंदी में लिखकर आपके सामने शेयर करते हैं, और उस पर भी वीडियोज़ आ रही हैं, और आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है। प्लीज़ उसी रिस्पॉन्स को बनाए रखें, ताकि हम और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अप्रिशिएट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कर दें। कुछ ना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले है कैलकुलस में ना बार बार बात होगी, और आपने कई जगह पढ़ा होगा कि क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट और इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये होता है कि कई बार क्रिटिकल पॉइंट्स जो है ना इन्फ्लेक्शन पॉइंट से ही मिलते हैं, और कई बार ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो एक्चुअल में ये कहती है कि वो जगह है जहाँ पर आपका फंक्शन जो है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 है, उन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। सो नो, क्रिटिकल पॉइंट भी 2 तरीके के होते हैं। तो स्टेशनरी होते हैं, मतलब जहाँ पर f' जहाँ पर 0 हो, या फिर दूसरा ऑप्शन है क्रिटिकल पॉइंट के लिए डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वहाँ पर एग्जिस्ट ना करता हो, क्रिटिकल पॉइंट हम उन्हें कहते हैं। ये हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव की बेसिस पर कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है पोटेंशियल ऑफ पीक और वैलीज, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स जो होते हैं ना, मिनिमम और मैक्सिमम, उनको बताने की कोशिश करता है, ठीक है। नाउ इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैन बी क्रिटिकल पॉइंट, जो आपके इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज। ऐसे जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो डबल डेरिवेटिव पर डिपेंड करते हैं, मतलब जब आप डबल डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं तो आपको यहाँ से इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलता है। एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट का जो मेन काम होता है दोस्तों, कॉन्केविटी को बताना होता है कि अब ग्राफ कॉन्केव अप होने वाला है इस पॉइंट से, कॉन्केव डाउन होने वाला है, या फिर इस पॉइंट पर वो कॉन्केव अप है या कॉन्केव डाउन, मतलब कॉन्केविटी बढ़ रही है या घट रही है। मेन उस पर काम करता है आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट। एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, और एक ग्राफ थोड़ा सा मान लीजिए इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। सो जहाँ पर, मतलब ये ग्राफ है fx का ग्राफ है ना, ठीक है। मान लीजिए fx जो है वो सेकेंड ऑर्डर का है, तो जहाँ पर, मतलब इन वाली जगहों पर जहाँ पर f' जो है दोस्तों, f' 0 होगा। f' देखिए हमेशा याद रखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ना वो स्लोप को दर्शाता है, dy/dx जो है। तो स्लोप कहाँ 0 होगी, जब स्लोप x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो x एक्सिस के पैरेलल कहाँ है, इन 2 जगहों पर और यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट्स होंगे ना, यहाँ पर जो पॉइंट आपको मिलेंगे x एक्सिस पर जब आप लाइन को ड्रॉ करेंगे, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड योर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। सो ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, आपका लोकल मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिल सकता है, यहाँ मिनिमम मिल जाएगा, या फिर से वापस से मैक्सिमम मिल जाएगा। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स है ना। दीज क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालें तो डबल डेरिवेटिव जो ग्राफ होता है वो कॉन्केविटी को बताता है। कहने का मतलब है इन जगहों पर, ये जो जगहें आपको दिख रही है जहाँ से कर्व की कॉन्केविटी चेंज हो रही है, इन जगहों पर यहाँ से कॉन्केविटी जो है आपकी
चेंज हो रही है फ्रेंड्स। सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कॉन्केविटी को बताता है और आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ जीरो है या फिर कहाँ पर नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड का केस देखिए ऐसा होता है कि अगर इसी ग्राफ में कहीं पर कस्प बन जाता, मतलब शार्प पॉइंट है, तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड आ जाएगा ना अपना क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। सो इनको हम यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम नहीं हो सकता, यहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है जहाँ पर इस तरीके की शेप बनती है दोस्तों। सो बस आपको जो पेपर के साथ सॉल्व करने के हिसाब से याद रखना है, तो आपको रखना क्रिटिकल पॉइंट की जब बात हो रही है तो आपको एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख देना है, और जब आपसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट की बात हो रही है तो डबल डैश को 0 के बराबर रख के आपको पॉइंट्स निकाल लेने हैं, ठीक है। कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, जैसे ही आप इसे एफ डबल डैश एक्स को मतलब डबल डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ से दो कंडीशन बनती है। जो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ आती है आप उन्हें वापस से एफ डैश एक्स में पुट करके देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपका एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है, एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आती है, तो यहाँ से कॉन्केव अप हो जाएगा। और अगर आपका एफ डबल डैश एक्स जो है फ्रेंड्स वो लेस देन 0 आ जाता है तो यहाँ पर आपका कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स होगी, मतलब कॉन्केव डाउन होगा। कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन इस तरीके से आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट से पता चलते हैं फ्रेंड्स। नाउ अब जब डेरिवेटिव की बात हो रही है तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा भी समझ लेते हैं फ्रेंड्स। अगर हम मैक्सिमम मिनिमा को समझना चाहते हैं फ्रेंड्स तो हमें पता है कि जैसे कि मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हम ना क्लास 11-12 में भी काफ़ी बार कर चुके हैं अगर आपको याद हो, और इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर्स में हम बहुत पढ़ाते हैं, जहाँ पर आप क्या करते हैं, आप एफ डैश एक्स निकालते हैं किसी भी फंक्शन को जो आपको दिया हुआ है, उसे 0 के बराबर रखते हैं, वहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं या फिर जिन्हें हमें बोले हैं कि लोकल एक्सट्रीमम पॉइंट्स। अब वो मिनिमम भी हो सकते हैं मैक्सिमम भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ डबल डेरिवेटिव्स। तो आप डबल डेरिवेटिव के साइन के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि ये इसके बेसिस पर जो पॉइंट है वो मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। ये सब की एप्लीकेशन आपको यूज़ करनी पड़ेगी दोस्तों आगे वाले क्वेश्चंस में, तो इसलिए यहाँ पे समझना जरूरी है। तो साइन के बेसिस पे क्या होता है, अगर एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 आ जाता है दोस्तों, तो इस केस में ग्रेटर देन 0 केस में हम कहते हैं कि मिनिमा पॉइंट है, फंक्शन इज मिनिमा देयर। और अगर आपका एफ डबल डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 आता है तो इसे हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप सर्च करेंगे दोस्तों तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, और उससे आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से, अगर यहाँ जैसे मेरा ग्राफ है और ये पॉइंट जो है इसे हम बोलते हैं लोकल मिनिमा, क्योंकि यहीं से तो आपका डबल डैश एक्स का जो ग्राफ होगा वो उठना शुरू होगा, है ना, इसीलिए हम इसे मैक्सिमा कहते हैं। तो यहाँ पर जो साइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज होने लगता है, कि पहले ग्राफ आपका पॉजिटिव था नेगेटिव की तरफ जाने लगा है। तो लोकल मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट आप इस तरीके से गॉज आउट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो इस सेक्शन में करना ज़रूरी है, शेप ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। काफ़ी तरीके के ग्राफ्स फ्रेंड्स आपने किए होंगे, बट यहाँ पे थोड़े स्टैंडर्ड ग्राफ को ही आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। इक्वेशन के बेसिस पर ज़्यादा इक्वेशंस याद रखिए कि किस तरफ ओपन अप होता है, किस तरफ क्लोज होता है, या फिर हम कहें कि इसमें हमने यहाँ पैराबोला को थोड़ा डिस्कस करा क्योंकि हमें पैराबोलिक इक्वेशन पर काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो अगर अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बन रहा है तो वाई 4ax जो है आपके वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax जो है वो इक्वेशन होती है, और अपोजिट साइड बन रहा है तो नेगेटिव एक्स की तरफ अगर ग्राफ आपका बन रहा है तो दैट इज कॉल्ड वाई स्क्वायर माइनस 4ax। और अगर अलोंग वाई एक्सिस बन रहा है दोस्तों तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और अगर डाउनवर्ड साइड बन रहा है तो बनेगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। इस तरीके से आप जो है इक्वेशंस को पहचानते हैं, या फिर ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा उसे देखने की कोशिश कर सकते हैं फ्रॉम द स्टैंडर्ड इक्वेशंस। ये सब हम कैलकुलस यूनिट से लेकर चल रहे हैं, जो आपका कैलकुलस सेमेस्टर 1 वाला जो पेपर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी कवर करने की कोशिश करे थे जब इंपॉर्टेंट नोट्स की बात हो रही थी। अब यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला ओरिएंटेड इसका थोड़ा रिजल्ट बताने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। और इन सब के लिए मैंने आपको बताया था देयर इज अ वेक्टर ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल वाई, देन डेल अपॉन में डेल जेड, और इसे हम डेल्टा से शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसे हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर भी कहते हैं, कई लोग इसे वेक्टर ऑपरेटर भी कहते हैं। इस तरीके से वर्क करता है। नाउ ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जेड आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना होता है। सो इस डेल ऑपरेटर के बेसिस पर जब ये डेल ऑपरेटर किसी स्केलर फंक्शन पर यूज होता है तो आप इसे बोलते हैं ग्रेडियंट फ्रेंड्स, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, वेक्टर में। तो यहाँ पे ग्रेडियंट इज अ वेक्टर, ये याद रखिए। ग्रेडियंट क्या है, वेक्टर। डाइवर्जेंस आपका क्या है, स्केलर सोर्स होता है हमेशा, ये याद रखिएगा। एंड आपका जो कर्ल है वो भी हमेशा क्या होता है, वेक्टर होता है। सो नाउ दिस इज स्केलर फंक्शन। अगर कोई स्केलर फंक्शन है आप उसके ऊपर डेल ऑपरेटर लगाते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाला जो आई के साथ जाएगा, वाई वाला जे के साथ, और जेड वाला के साथ जाएगा।
डाइवर्जेंस के केस में क्या होता है, डेल ऑपरेटर ऑन अ वेक्टर फील्ड आप लगाते हैं, दैट इज योर डाइवर्जेंस। तो आई वाला जो पी मान लेते हैं, इसे क्यू और इसे जेड, इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, इसे विद रिस्पेक्ट टू वाई, और आर को आप विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे और उनका सम निकाल देंगे तो आपको डाइवर्जेंस मिल जाएगा। डाइवर्जेंस करता क्या है, मेजर्स द सोर्स और सिंक स्ट्रेंथ ऑफ एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर सोर्स या सिंक के कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करता है वेक्टर कैलकुलस के फॉर्म में। नाउ टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स कर्ल, कर्ल में भी आपका जो डेल ऑपरेटर है, यहाँ देखिए ये आपका डेल ऑपरेटर है, किसी वेक्टर पर अगर लगेगा तो आपको वापस से वेक्टर ही मिलता है, इसे बोलते हैं कर्ल। ठीक है, इसके फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, कर्ल बिल्कुल डिटर्मिनेंट अगर आपको याद हो, जब आप डिटर्मिनेंट निकालते थे उसी फॉर्मूले से आप निकालेंगे। यहाँ पर आपके आई के कॉम्पोनेंट होंगे, इधर आपके जे के और इधर आपके के। तो यहाँ पे डेल ओवर विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेता हूँ मैं, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लेता हूँ, या विद रिस्पेक्ट टू जेड ले लेता हूँ, और यहाँ मेरे पी क्यू आर एस आपके बन जाते हैं दोस्तों। तो अगर आपको आई का कॉम्पोनेंट चाहिए तो आप क्या करोगे, आर को विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे और जेड को विद रिस्पेक्ट टू क्यू करेंगे, क्यू को विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे आप डिफरेंशिएट, और इनका सब्ट्रैक्ट करके आई का कंपोनेंट मिल जाएगा। ऐसी वाई का कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम इनको छोड़ देते हैं, बाकी इन दोनों को देखते हैं। तो आपका क्या होगा, पी को विद रिस्पेक्ट टू आप जेड करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, आर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो आपको जे का कंपोनेंट मिल जाएगा। ऐसे अगर आपको के का कंपोनेंट निकालना है तो आपको इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को आपस में माइनस करना है। तो काफ़ी सिंपल तरीका है कर्ल निकालने का। कर्ल एक वेक्टर होता है, ये भी आप याद रखेंगे, और हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम में भी हम कर्ल को बहुत यूज़ करते हैं, कर्ल ही निकालते हैं, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। लैप्लेसियन की भी हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी। लैप्लेसियन कुछ नहीं है, डेल ऑपरेटर का 2 टाइम्स है, मतलब कि आप स्केलर फील्ड पे पहले आप डेल ऑपरेटर लगाते हैं और फिर से वापस से डेल ऑपरेशन लगाते हैं। तो दिस इज डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं एक तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं ग्रेडियंट का। लैप्लेसियन का मतलब कुछ नहीं है, डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट फंक्शन हम इसे कहते हैं, ऑफ अ स्केलर फंक्शन। हमने बात की थी ग्रेडियंट कैसा होता है, ग्रेडियंट आपका वेक्टर होता है और डाइवर्जेंस जो होता है वो आपका स्केलर होता है। तो ग्रेडियंट जो है, अगर क्योंकि वो वेक्टर फॉर्म में था, अब वेक्टर का जब आप स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे तो वो स्केलर फॉर्म में यहाँ पर आपके सामने उपलब्ध है फ्रेंड्स। अब मेन मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके के आए हैं। ठीक है, बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है कई जगहों पर, उन्हीं को लेने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सिंपल क्या बोला, आपको एक आर वेक्टर दिया है, आपसे बोला है ये पोजीशन वेक्टर है, गिवन बाय दिस फाइंड कर्ल आर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कर्ल के बारे में बात की थी, तो आपको कर्ल में कुछ नहीं करना होता है, मैंने आपको पहले बताया था। पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू आई जे के आप लेंगे, आई जे के। और देखिए बहुत स्मार्टली मैंने आपको बताया था कि अगर आप इन ऑप्शंस को देखें, सारे कैसे हैं, स्केलर है ना आंसर, पर कर्ल तो वेक्टर आना चाहिए था, तो या तो गड़बड़ है। तो इनमें से कोई एक तो स्केलर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता होगा ना, तो 0 वेक्टर ही होता है सिर्फ, 2 3 1 कभी वेक्टर हो नहीं सकता। तो मेरा प्योर इंस्टिंक्ट, क्योंकि मुझे पता है कर्ल एक कैसा वेक्टर होगा, वेक्टर होगा, तो 0 वेक्टर पॉसिबल, तो इसका आंसर कायदे से 0 आना चाहिए, पर फिर भी हम यहाँ कर लेते हैं। तो ये आपका जो बनेगा, यहाँ होगा डेल अपॉन में डेल एक्स, ये आपका होगा डेल अपॉन में डेल वाई, ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आई का कंपोनेंट क्या है x, j का कंपोनेंट है y और इसका कंपोनेंट है z। देखिए जब मुझे i का पोर्शन निकालना है तो मुझे क्या करना था, i वाले को छोड़ना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट पे काम करना है। तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट पे काम करेंगे तो एक बात बताइए, z का पार्शियल डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू y तो 0 आएगा, क्योंकि इसमें कोई y का कंपोनेंट ही नहीं है। आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है y का विद रिस्पेक्ट टू z, यहाँ पे भी कोई कंपोनेंट नहीं, तो ये भी 0 हो गया। तो ऐसे ही पाएंगे j का कंपोनेंट भी आप क्या हो जाएगा, आपका j का कंपोनेंट भी क्रॉस प्रोडक्ट में 0 आएगा, और ऐसे k का प्रोडक्ट भी 0 आएगा। इस वजह से इसका आंसर होगा दोस्तों 0, आपके सामने डायरेक्ट आंसर है। नाउ देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, साइन देख के आपको कैसे ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगता है। तो आपको पता है कि साइन अगर डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन 0 है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ एफ। तो नेचर ऑफ एफ हमें साफ पता है, इंक्रीजिंग होगा। अगर किसी का फॉर ऑल एक्स अगर कोई फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन हैं, दोनों को देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सरफेस एरिया, आपको बोला सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालिए इस स्फेयर का। तो कुछ नहीं करना है, आपको स्फेयर की स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए दोस्तों। तो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपने आर को पहचान लिया है, जो कि है 4 का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो आपको रेडियस कितनी मिल गई दोस्तों, 4। और हमें पता ही है 4 पाई आर स्क्वायर जो होता है वो फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्फेयर का, तो आपको पुराने वाले पे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका सीधा क्या आ जाएगा, 64 पाई। आपका उसका आंसर मिल गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है आपसे, द कर्व गिवन बाय वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0 इज सिमेट्रिकल अराउंड वाई एक्सिस। सो इसमें पूछा है कि यहाँ पर ये किसके अलॉन्ग होगा, वैसे इन्होंने लिख दिया है यहाँ पर अराउंड वाई एक्सिस। देख लेते हैं। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पैराबोला की क्वेश्चन बताई थी, तो ये आपका जो बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू
माइनस वाई इक्वेशन बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई कहने का मतलब है अलॉन्ग ये आपका अलॉन्ग वाई एक्सिस बनेगा, नेगेटिव डाउनवर्ड साइड बनेगा, है ना दोस्तों। तो इसमें अलॉन्ग वाई एक्सिस बनेगा आपका, सी आंसर इसका होगा। इस तरीके का ये ग्राफ आपका बनेगा दोस्तों। हमने यहाँ क्वेश्चन को ना दो दो के सेट में रखा है, जैसे जैसे मिलते रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। आपके सामने लिखा है इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 देन द डेरिवेटिव। डायरेक्ट डेरिवेटिव पूछा तो आप आराम से निकाल सकते हैं, जो आपका आएगा -2 ऑफ एक्स। ठीक है, 3 जो है आपको वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ -2x जो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑन द एक्स एक्सिस ऑन इंटरवल 0 to 1 अराउंड द एक्स एक्सिस। देखिए अराउंड द एक्स एक्सिस पूछा है, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है। इसे ग्राफिकली अगर आप बनाएंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा आपको ये ग्राफ। ठीक है, तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, इन्होंने बोला 0 से 1 इंटरवल, 0 से 1 इंटरवल यहाँ होगा। ठीक है, आपसे बोला है वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कहने का मतलब वही मैंने आपको वॉल्यूम वाले फॉर्मूला बताया था, वॉशर्स मेथड, अगर आपको याद हो उसके बेसिस पर आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई टाइम्स इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर, है ना, डी एक्स। इस तरीके से करते हैं आप। तो वाई स्क्वायर कहने का मतलब है रेडियस, ये वाला जो पोर्शन है इसका स्क्वायर आपको करना है। तो ये रेडियस जो है आपको वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ वाई की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पर, वाई अगर आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो यहाँ पर आपकी जो y की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की पावर, फिर से आपने एक्स स्क्वायर कर देना है dx। तो यहाँ से आपका बनेगा पाई इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 हो जाएगा dx। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा पाई x की पावर 5 अपॉन में 5, और इसे आप इंटीग्रेट करें 0 से 1। देखिए 0 से 1 वाला तो चला जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ से क्या आएगा, पाई अपॉन में 5, मतलब आपका सी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमसे क्या बोला है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालना है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स निकालने का मतलब है आपको डबल डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है। तो दोस्तों पहले हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स, यहाँ जो देख पाएंगे आप वो होगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x। देन डबल डेरिवेटिव जो आप निकाल रहे हैं दैट इज एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 2। सो आप जैसे डबल डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे तो आपको आपके इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स। 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से आपका आएगा 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये आपको देगा आपका। सो 6x इक्वल्स टू माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -2 अपॉन में 6 which gives you x gives you नेगेटिव ऑफ 1/3। तो यहाँ देखिए नेगेटिव ऑफ 1/3 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको आपका आंसर यहाँ मिल चुका है, x कोऑर्डिनेट आपको मिल चुका है, फॉर विच द इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज हेयर x इक्वल्स टू -1/3 फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग ए और बी, आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, बी द टू वेक्टर्स गिवन टू अस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसाइंस ऑफ एंगल बिटवीन देम। देखिए कोसाइन आपको पता है कैसे निकालते हैं हम, कोसाइन किसके केस में दिखता है आपको, डॉट प्रोडक्ट के केस में। देखिए हमने पहली जो कैलकुलस की वीडियो थी उसमें हमने देखा था ए और बी का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं इट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर मॉड्यूलो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर आपको कोसाइन निकालना है तो यहाँ से देखिए आपको कोसाइन का डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया दोस्तों, cos थीटा इक्वल्स टू ए का डॉट प्रोडक्ट विद बी डिवाइड बाय इनके मैग्नीट्यूड से आपको इनको डिवाइड करना है दोस्तों। आप ये कर लेंगे तो आपको cos की वैल्यू मिल जाएगी इन सर्टेन टर्म्स, तो यहाँ से आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बट कई बार क्योंकि कोसाइन की वैल्यू बहुत अलग आएगी तो इस तरीके के क्वेश्चन से पूछने नहीं चाहिए एग्जाम में, क्योंकि आपके पास कोसाइन वैल्यू निकालने के लिए कोई कैलकुलेटर तो है नहीं, कैलकुलेटर बेस्ड सवाल है। बट क्योंकि अभी उन्होंने पूछ लिया तो आप कुछ हद तक इसे सॉल्व कर पाएंगे इन टर्म्स, क्योंकि कॉस इनवर्स की वैल्यू आप यहाँ ऑनलाइन तो निकाल नहीं सकते। सो बट you will have make a rough estimate around it। so यहाँ से आप इस तरीके से इससे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ आप इन दोनों वेक्टर्स को ले लेंगे, आपका a जो है वो है i प्लस जे प्लस 2k, इसका आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है i माइनस जे माइनस के के साथ, और नीचे स्क्वायर रूट में इनके दोनों के मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट में यहाँ पर आपको मिलेगा 1 प्लस 1 प्लस 1। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स और आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए
फाइंड द ग्रेडियंट इफ़ एफ इज दिस एंड एट पॉइंट, आपसे एक सर्टन पॉइंट पे निकलवाया। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था ग्रेडियंट निकालने की बात हुई ना, ग्रेडियंट मतलब डेल ऑपरेटर विद एफ, ये आपका ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट वेक्टर फॉर्म में होता है, हमने बात की थी। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका डेल ऑपरेटर लगाना है इस वाले पूरे फंक्शन पे। तो कहने का मतलब है आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई और जेड। एक्स वाले कॉम्पोनेंट को आई के साथ रखिए, वाई वाले को जे के साथ और जेड वाले को के के साथ। तो यहाँ पर ही कुछ इस तरीके से होगा, डेल ऑफ डेल एक्स, डेल ओवर डेल एक्स आप निकालेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर का। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये आपको आई का कॉम्पोनेंट मिल जाएगा। ऐसे ही आपको जी का कॉम्पोनेंट अगर आपको निकालना है तो डेल ऑफ डेल वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई आप इसे इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करिए एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड वाले को, और ये आपका आ गया जे का कॉम्पोनेंट। ऐसे आपको के कॉम्पोनेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल ऑफ डेल जेड इस पूरे फंक्शन का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स वाले कंपोनेंट का ही आप डेरिवेटिव करेंगे, बाकी वाई वाले को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा वाई, सेकंड कंपोनेंट जो है ये पूरा कंपोनेंट जो है ये दोस्तों जीरो हो जाएगा। तो हमें मिलेगा वाई टाइम्स ऑफ आई प्लस विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि वाई कर रहे हैं तो एक्स बचेगा अपने पास इधर, प्लस 2yz बचेगा। ये हमें जो मिला है, ये हमें मिला है जे के कॉम्पोनेंट्स, के का कॉम्पोनेंट्स देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड। पहला कॉम्पोनेंट पूरा जीरो हो जाएगा और सेकंड हमें मिलेगा सिर्फ वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ के। तो आई जे के कॉम्पोनेंट्स हमें मिल गए हैं दोस्तों, पर हमें पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है 0 1 -1। तो मतलब आपको x को रखना है यहाँ पर 0, y को आपको रखना है 1 और z को आपको रखना है फ्रेंड्स -1, और फिर आपको ये वैल्यूज़ निकाल कर चेक करनी है। तो आपको यहाँ से आई जे के फॉर्म में कुछ मिलेगा, उस वेक्टर की बात करें तो y क्योंकि 1 है तो यहाँ में बचेगा i एज इट इज़। तो यहाँ देखिए x 0 है और यहाँ बचा 2yz, तो कहने का मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1 × -1 है ना, तो जो कि इसका आंसर आएगा ऑलरेडी -1 आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से, इंटू जे प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1, तो यहाँ बचेगा 1 टाइम्स ऑफ के। तो आपका देखिए यहाँ जो बन रहा है वो बन रहा है आई कैप प्लस की जगह दोस्तों यहाँ माइनस आ जाएगा आपका, माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप। तो यहाँ पे मुझे सेकंड ऑप्शन मिल गया फ्रेंड्स, इन्होंने जो ग्रेडियंट निकालने के लिए मुझे बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे बोला है एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 5z³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालना है। देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहने का मतलब है एब्सोल्यूट पॉइंट्स पर निकलता है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों को तो अभी आप थोड़ी देर के लिए साइडलाइन करिए। पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमसे मैक्सिमम मिनिमम बोला तो हमें क्या पता है कि हमें एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना है फ्रेंड्स। एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसे 0 के बराबर रखेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पर ये मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। और इंटरवल -1 से 2 पर हम काम करें। तो ये हो गया हमारा 5 × 3x² प्लस 2x माइनस 1 वाला कॉम्पोनेंट हमारा 0 हो गया, 15x² प्लस 2x माइनस 1। इसे हम दोस्तों 0 के बराबर रखेंगे। एफ डैश एक्स को हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से हमें हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स या फिर हम कहें एक्सट्रीम पॉइंट्स हमें यहाँ से मिलेंगे। 15x² प्लस 2x माइनस 1 को जब आप 0 के बराबर रखेंगे और आप इसे सॉल्व करेंगे फॉर x, तो आपको यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में आपको जो रूट्स मिलेंगे आप यहाँ से निकाल लेंगे उन रूट्स को, और फिर उसकी वैल्यूज़ को आप इसमें एफ डबल डैश एक्स में, यहाँ से क्योंकि अब आप डबल डैश एक्स निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स जो कि आपका आएगा 30x प्लस 2, ये आपका यहाँ से आएगा एफ डबल डैश एक्स। इसमें आप यहाँ से जो x की वैल्यूज़ आई हैं उनके बेसिस पर इसे करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें दोस्तों, तो हमें सीधा पता है हमारा x क्या आता है, माइनस टाइम ऑफ b, a b c लेकर यहाँ से कर सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ b प्लस माइनस में डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए आप, और अपॉन में ट्वाइस ऑफ a। इसके बेसिस पर आप यहाँ से ज़ीरोस निकाल सकते हैं दोस्तों। डिस्क्रिमिनेंट आपका दोस्तों 64 आएगा। तो यहाँ से आप जब 2 रूट्स निकालेंगे तो आपके एक आएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 6 पर, इसे आप 8 ले लेंगे तो यहाँ पे तो आपका माइनस
2 प्लस माइनस 8 आ जाएगा और नीचे 30 होगा। तो उस हिसाब से जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी 1/5 और दूसरी आपके पास जो आएगी वो आएगी -1/3। देखिए -1/3 दिख रहा है मुझे, 1/5 तो दिख रहा है। और आप जब इसे सॉल्व करके देखेंगे तो आपको आराम से दिख भी जाएगा कि 1/5 पर जो है ना मैक्सिमा आ रहा है। मतलब ये एफ का एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू देखिए आप 1/5 पर अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो ये 1/5 पर यहाँ निकालेंगे तो दोस्तों 30 × 1/5 + 2, ठीक है। तो आपका तो 6 + 2 देखिए 8 आ रहा है ना 1/5 पर। तो ये आपका कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ मुझे मिनिमम मिल रहा है, ठीक है। ऐसी मैक्सिमम के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ वैल्यू को आप डाल के अगर सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप एफ डबल डैश एक्स के लिए यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, -1/3 लेंगे तो ये आपको मिलेगा, तो ये आपको नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मतलब -1/3 पर मैक्सिमम आ रहा है, पर यहाँ 1/3 आपको दिख नहीं रहा है वैल्यू। तो आप अगर इसे वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आप देखेंगे x/2 पे इसकी वैल्यू जो है 49 के आसपास आ रही है फ्रेंड्स। वहाँ से आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका जो x = 2 पर जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। आप चाहे तो वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। f आपको एक वेक्टर दिया है x y j, देन फाइंड द इंटीग्रल ऑफ f अराउंड द सिंपल क्लोज कर्व c ओवर द बाउंड्री ऑफ सरफेस s। देखिए इसका आंसर एक्चुअली में तो 0 आना है क्योंकि क्लोज बाउंड्री कर्व पे अगर बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जब भी इंटीग्रल की बात हो रही है ना तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कर्ल की बात होगी, क्योंकि ये जाएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस में, जिसमें हमने ग्रीन थ्योरम और गॉस थ्योरम की, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी कर रखी है हमने ना, स्टोक्स थ्योरम भी की है। तो इंटीग्रल अगर आपको f के अराउंड निकालना है तो आपको कर्ल निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। और इससे थोड़ी देर पहले हमने कर्ल ऑफ f निकाल के देखा था, वो 0 आया था। तो इंटीग्रल जो होता है वो कर्ल ऑफ f इंटू एन डी एक्स फॉर्म में आप कर रहे होते हैं, तो आपको अराउंड द कर्व आपको पूरा इंटीग्रल मिलता है। तो जब मेरा कर्ल ऑलरेडी f आ रहा है तो इस पूरे का जो इंटीग्रल आएगा वो ऑलरेडी 0 आएगा। ये कर्ल के आइडिया से आप कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ लेने की कोशिश की कि इंटीग्रल निकालते टाइम हम कर्ल्स कैसे यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ r = 3t + 4t j -7t² के फाइंड द डेरिवेटिव dr/dt। काफ़ी सिंपल है दोस्तों, इसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आपको पता है कितना आएगा, ये t रिमूव हो जाएगा यहाँ से भी t रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे 14t आ जाएगा। तो ये आपका जो पहला आंसर है वो यहाँ पर ठीक है, करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आर देयर इन फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो होते हैं वो एक्चुअल में टोटल 2 ही होते हैं अगर आप देखें, जो कि आपको कॉन्केविटी बताते हैं ना, अप या डाउन की। तो 2 ही तरीके के इन्फ्लेक्शन पॉइंट होते हैं, या तो कॉन्केव अप बताएगा आपको या कॉन्केव डाउन बताएगा। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपके 2 ही होते हैं। आप उसी के बेसिस पर एप्लीकेशन एस्पेक्ट है दोस्तों। आप मुझे इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट की वैल्यू निकाल के बताइए कमेंट सेक्शन में कि इस क्वेश्चन में इन्फ्लेक्शन पॉइंट कितना आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। द फर्स्ट डेरिवेटिव टेल अस अबाउट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और एप्लीकेशन बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल है ये। हमें पहले ही पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा स्लोप की बात करता है, ढलान की बात करता है ना। इतनी देर से मैंने आपको बताया था टेंजेंट की इक्वेशन जो हम लेने की कोशिश करते हैं, टेंजेंट टुवर्ड्स द कर्व, अगर कर्व इस तरीके से और जो ये लाइन जाती है ये एक्चुअल में dy/dx को दर्शाती है, विच इज़ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑल्सो, या फिर हम स्लोप की बात कर रहे हैं टेंजेंट की जब बात होगी तो। नेक्स्ट देखिए, फॉर द लोकल मैक्सिमा साइन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव चेंजेस फ्रॉम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात की थी और मैंने बताया था कि जिसमें फंक्शन का साइन है वो प्लस से माइनस की तरफ चेंज होता है। देखिए मैक्सिमा कहने की तरफ, लोकल मैक्सिमा की अगर आप बात करें तो लोकल मैक्सिमा कुछ ऐसा नजर आएगा, यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो यहाँ से देखिए ग्राफ इंक्रीज कर रहा था और अब डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, तो मतलब प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन से डिक्रीजिंग की तरफ जाने लगा है मैक्सिमम पॉइंट पे। और अगर मिनिमा होता तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो अपोजिट होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाली वीडियो जो मैंने कैलकुलस की आपको कराई थी उससे इसका आंसर आप बताने की कोशिश करिए। इफ़ द फ्लक्स एंटरिंग एनी एलिमेंट ऑफ स्पेस इन द सेम एज दैट ऑफ लीविंग, डाइवर्जेंस ऑफ v = 0। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ g हर जगह 0 है, तो इस सच वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं। मैंने 2 आइडिया बताए थे आपको, सोलिनॉइड और इरोटेशनल। तो क्या आएगा आपको बताना है कमेंट में, सोलिनॉइडल है या इरोटेशनल होगा। डाइवर्जेंस की वैल्यू की बात हो रही है। नाउ देखिए, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड। एक स्केलर फील्ड आपको दी है, उसका ग्रेडियंट निकालने के लिए बोला है एट 1, 2। तो मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट वेक्टर फॉर्म में होता है, जो वेक्टर ऑपरेटर से निकाला जाता है किसी स्केलर फील्ड पे लगाने के लिए। मतलब आपको डेल ऑफ एफ निकालना है। तो यहाँ पर डेल ऑफ एफ निकालने का मतलब पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एक्स वाला आई के साथ और वाई वाला
जे के साथ। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई है आपका फंक्शन, क्या दिया हुआ आपको, फंक्शन है आपका एक्स प्लस वाई। तो एक बार एक्स बच जाएगा, एक बार वाई बच जाएगा। तो जब इसे आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे फ्रेंड्स, तो आपके क्या पास क्या बचेगा, एक्स वाला तो गया और वाई वाला 0 हो जाएगा तो 1 आएगा। और ऐसे जब आप इसे डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे तो एक्स वाला पोर्शन तो इसका 0 हो जाएगा प्लस 1, तो यहाँ से 1 बचेगा। तो आपके पास ये कैसा बनेगा, आई प्लस जे फॉर्म का होगा, क्योंकि डेल यहाँ पर जो एक्स का कंपोनेंट आएगा और यहाँ पर आपका वाई वाला कंपोनेंट आएगा, तो दोनों के साथ आई प्लस जे फॉर्म आएगी यहाँ पर। पर इन्होंने किस पॉइंट पर बोला है, 1 एंड 2 पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 एंड 2 रख भी दोगे तो एक्स और वाई तो ऑलरेडी चलेगा। तो आपका आई प्लस जे विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ग्रेडियंट निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाए हैं हमने और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कैलकुलस पोर्शन हमने लेने की कोशिश करी है। देखेंगे कितने कर सकते हैं। इफ़ द इनर प्रोडक्ट गिवन, इफ़ द इनर प्रोडक्ट से याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट, ऑल्दो सेम नहीं होते हैं बट यहाँ कैलकुलस में बात हो रही है तो हम डॉट प्रोडक्ट से ही से समझने की कोशिश करेंगे वेक्टर्स के केस में। इफ़ द इनर प्रोडक्ट बिटवीन द वेक्टर्स वैनिशेस देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम। देखो वैनिश होने की बात करें तो मतलब कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा कब 0 होता है, वैनिश होने का मतलब 0 कब हो जाता है, 90 पे होता है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा 90। While finding the maximum value of a function, what will we get in the case of its second derivative becomes 0। देखिए मैं इतनी देर से आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ, सेकंड डेरिवेटिव जब 0 होता है तो आपको किस तरीके के पॉइंट मिलते हैं, मैक्सिमा, मिनिमा, इन्फ्लेक्शन या मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट। इसका कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ मुझे आंसर बताने की कोशिश करिएगा दोस्तों। इतनी देर से हम इसी को डिस्कस करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव जब 0 होता है तो क्या आंसर आता है। Now these are more 2 questions, फटाफट देख लेते हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सपोज दैट a is in the domain of function f, है ना, जो फंक्शन a एक पॉइंट है जो f फंक्शन के डोमेन में है, such that for all x in domain of f fx is always less than xa। तो यहाँ पर जो है ना fa से कम आ रहा है हमेशा, तो इसका मतलब सीधी बात है कि a पर जो आपको मैक्सिमम मिल रहा है तो सीधा है f is said to have a maximum value at a। तभी तो सारी वैल्यूज जो है यहाँ पर कहीं f of a आपका आ रहा होगा ना, और बाकी सब पॉइंटर्स पर जो है ये लेस देन चल रहा है, तो दैट इज f of x इज लेस देन f of a, इट मीन्स f इज सेड टू हैव मैक्सिमम वैल्यू एट a पर मैक्सिमम वैल्यू है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। कर्ल निकालना है, कर्ल के लिए इतनी देर से हम सीख चुके हैं। कर्ल f अगर आपको निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ग्रेडियंट बनाना है, i j k के कॉम्पोनेंट्स लेने हैं, एग्जाम में करना है, रफ वर्क करिए, ज़्यादा लंबा मत कीजिए, इसे i j k लेने हैं, है ना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y z की डेल फॉर्म में मैंने यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव डाला है। और यहाँ पर आपको पूरे फंक्शन को आपको इसका कर्ल निकालने के लिए क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है बारी बारी से, एक बार डेल के साथ, एक बार वाई के साथ और एक बार पार्शियल डेरिवेटिव विद जेड आपको करना है हर एक कंपोनेंट को लेकर। ठीक है, ये आपके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सो यहाँ 2x y के साथ, यहाँ 1 के साथ और यहाँ 1 के साथ, इसे आप करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों। सो यहाँ देखिए इन दोनों का तो 0 आ जाएगा, तो i कंपोनेंट गया। यहाँ से अगर देखेंगे j वाला कंपोनेंट जो है विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से जो बचेगा आपके पास विद रिस्पेक्ट टू ये भी 0 होगा, तो j का कंपोनेंट भी 0, सिर्फ k का कंपोनेंट बचेगा। k के कंपोनेंट में देखिए ये करेंगे 0 हो गया, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे 2x हो गया, तो 2x k कहीं पर आ रहा है आपका 2x k, ये रहा 2x k, माइनस 2x k विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ f इज द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन f, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए हमने थ्योरम्स करी है ना दोस्तों, मैंने आपको मीन वैल्यू थ्योरम कराई है, ये उसी का एप्लीकेशन एस्पेक्ट है। इफ f इज द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन f ऑफ a ऑन ab, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c इन ab सच दैट इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। तो देखिए इंटीग्रल पूछा है आपसे, तो ये आपका सीधा सीधा जो आ रहा है ना, किससे आ रहा है ये इंटीग्रल, कहने का मतलब क्या होता है, देखो f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ये होता है ना इंटीग्रल। तो इंटीग्रल कहाँ से निकालते हैं आप, f ऑफ b माइनस फंक्शन की वैल्यूज, तो ये आपकी मीन वैल्यू थ्योरम अगर आपको याद हो, b माइनस ए इक्वल टू एफ ऑफ c, इसी से आता है। तो f ऑफ c इंटू बी माइनस ए कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आपको f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो डायरेक्ट आपके सामने यहाँ पर आंसर है। डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड आर, इतनी देर से हम ये समझा रहे हैं कि डाइवर्जेंस कैसा होता है स्केलर और कर्ल कैसा होता है वेक्टर। तो करेक्ट आंसर होगा आपका दोस्तों सेकंड वाला, क्योंकि डाइवर्जेंस आपका हमेशा क्या होगा, स्केलर फॉर्म का होगा, है ना। कॉन्सेप्चुअल है, कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल पूछा। देखिए यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग कैलकुलस का सवाल है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन। देखिए एग्जाम में बोल रहा है ट्रिपल इंटीग्रेशन, हमें प्रोसीजर थोड़ी जज कर रहा है, हमें तो एमसीक्यू का आंसर करने हैं। तो सीधा अगर आपको बचपन से आपने सीखा है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब सीखा है ना, इस फॉर्म में कोई दिख रहा है आपको, यहाँ पर रेडियस की जगह ए ले लीजिए, तो 4/3 ए क्यूब, है ना, 4 ये वाला, ये रहा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, पूरा वो नहीं है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन कर करके निकालते बैठेंगे, वो नहीं करना है, स्मार्ट को काम करना है। व्हाट विल द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। देखिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ जानबूझ के डाला क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर बात हो रही है, रेट ऑफ चेंज की यहाँ बात हो रही है एट x = 2 पर। तो इसका मतलब y आपको एज अ फंक्शन दिया है 25 - x²,
तो आपको क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप करेंगे दोस्तों dy/dx। 25 तो अपना 0 हो गया, सीधा बचेगा -2 टाइम्स ऑफ x। बट मुझे कैलकुलेट किस पे करना है, dy/dx मुझे निकालना है ओवर 2। dy/dx मुझे निकालना है जब when x इक्वल्स टू मेरा हो 2। तो देखिए -2 × 2 रख देंगे अपन, तो यह आ जाएगा -4। मेरा यहाँ करेक्ट आंसर मुझे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। एप्लीकेशन आस्पेक्ट है ये, हमेशा याद रखिए रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज अगर सब कुछ निकलवा रहे हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट देखिए पूछ लिया ना, मैं इतने टाइम से आपको ही बता रहा था। स्लोप ऑफ टेंजेंट कहने का मतलब क्या है, इसका सीधा डेरिवेटिव निकल रहा है। तो आपको y का डेरिवेटिव निकालना है, y किस फॉर्म में, 4x/x² + 1। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसका y डैश निकालना है, विच मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दिस, और इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रूल से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पर 0 0 पर निकालना है तो वैल्यू डाल के आप इसे निकाल के चेक कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया फिर से। अ वेक्टर फील्ड विद अ वैनिशिंग कर्ल इज नोन एज। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था अगर डाइवर्जेंस 0 है तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे आपसे कर्ल 0 पूछ लिया है। तो कर्ल 0 कब होता है, अगर कर्ल 0 हो गया तो आपको वैनिश होने का मतलब, यहाँ देखिए 0 होने का मतलब होता है वैनिश होना, तो इसका मतलब इररोटेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड एफ इक्वल्स टू, इसका डाइवर्जेंस आपसे पूछा था दोस्तों ये, और एट पॉइंट भी दे दिया है। तो देखिए डाइवर्जेंस मैंने आपको पहले बताया स्केलर फॉर्म का होता है, तो ये वेक्टर फॉर्म में स्केलर फॉर्म में आएगा। वैल्यूज डालिए, निकाल के फटाफट आंसर बताइए हमें। अगला है व्हाट इज द एरिया बिटवीन y इक्वल्स टू 6x, x इक्वल्स टू 3 एंड x एक्सिस। देखिए तो इसका मतलब कुछ ग्राफ ऐसा सा नजर आएगा, अलॉन्ग 0 जाएगा, y इक्वल्स टू 6x समथिंग होगा, ये मेरा y इक्वल्स टू 6x का ग्राफ है। ठीक है, x इक्वल टू 3 का कुछ ऐसा ग्राफ होगा, दिस इज x इक्वल्स टू 3 का ग्राफ। ठीक है, तो इन्होंने पूछा में से और x एक्सिस, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछने की कोशिश करिए। देखिए सीधा पता राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो मुझे अगर ये लेंथ मिल जाए और ये लेंथ मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। मुझे पता है कि ये x इक्वल्स टू 3 की लाइन है, उसका मतलब ये डिस्टेंस मेरा 3 है दोस्तों। मुझे सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कहाँ से आएगा, इस पॉइंट से। तो मुझे ये पॉइंट अगर निकालना है तो मुझे निकालना है कि अगर मेरा x3 है तो y कितना है। तो दोस्तों मेरा ये वाला जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा 3,18। तो इसका मतलब ये हाइट जो मेरी है 18। तो अब ज़्यादा इंटीग्रेशन लगाना क्यों है, एरिया वाला फॉर्मूला लगाइए सीधा, हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ 3 × 18, सीधा 27 आपका यहाँ आंसर होना चाहिए दोस्तों, है ना। तो स्मार्टली भी काम करना, देखिए MCQ है ना, डायरेक्ट करने हैं, अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। फिर से वही होगा, आपको f' निकालना है, वहाँ से जीरोज आएंगे और फिर वैल्यू पुट करके आपको चेक करनी है कि किस पर इसका मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है। आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे और आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। कहने का मतलब पहले यहाँ से आप इसका जब f' निकालेंगे जो कि आपका आएगा 3x² + 4x। ठीक है, तो इस पॉइंट की हेल्प से आपके पास कितने, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के, तो आपको 2 पॉइंट्स आएंगे। तो 2 पॉइंट्स देखिए यहाँ से क्या आ रहे हैं, 3x² + 4x इक्वल टू 0 रखिए, x कॉमन लिया तो आपके पास बचेगा 3x + 4 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से आपके पास एक तो आ गया x इक्वल टू 0, 2 रूट्स आ गए आपके पास, एक तो आ गया x इक्वल टू 0, दूसरा आपके पास आ गया x इक्वल टू -4/3। इस पर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, फंक्शन मैक्सिमम कौन सी वैल्यू पे होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए, तो आप इसके बेसिस पे से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सैडल पॉइंट्स। देखिए सैडल पॉइंट्स कौन से होते हैं, वो पॉइंट जो ना ही मैक्सिमम को शो करते हैं ना ही मिनिमम को। तो सैडल पॉइंट्स याद रखेंगे, सिंपल डेफिनेशन है, नीदर अ मैक्सिमम नॉर अ मिनिमम पॉइंट आर कॉल्ड सैडल पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट द वी बी अ वेक्टर फील्ड डिफाइंड ऑन एन ओपन सेट S एंड f इज द रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन S। व्हेन विल दिस फील्ड बी कॉल्ड अ ग्रेडियंट। तो देखिए ग्रेडियंट का फॉर्मूला इतने टाइम से हम कर रहे हैं, ये रहा हमारे सामने, है ना, ये रहा हमारे सामने, v इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ f, सीधा आंसर है। लेट f इज अ कर्व, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ f। देखिए एरिया के लिए मैंने आपको बताया कि दोनों के बेसिस पर होगा ना, dx dy होगा। फंक्शन को आप dx dy टर्म्स में इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपको एरिया मिल जाता है। देखिए जो कल नोट्स कराए थे ना दोस्तों, उस नोट्स में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, फार्मूला फॉर आर्क। तो पुरानी कैलकुलस वाली नोट्स वाली वीडियो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली, इंपॉर्टेंट थ्योरम वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा आर्क लेंथ का सीधा फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 + डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। नाउ सेकंड डेरिवेटिव क्या बताता है दोस्तों, अभी थोड़ी देर से पहले ही बात हुई थी, कॉन्वेक्सिटी तो जैसा कुछ होता ही नहीं है, कॉन्केविटी बताता है दोस्तों। तो बार बार हम बात करें सेकंड डेरिवेटिव से, जो आपको होता है वो कॉन्केविटी बताता है। ग्राफ ऑफ द कर्व डिक्रीजेज व्हेन। देखिए फिर से आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम मिनिमम वाला पूछा है, तो क्या करिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, 0 को बराबर रखिए और वहाँ से देखिए कहाँ डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, जैसे ही आपका इसका निकालेंगे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल्स टू x - 1 और x - 2 को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास आएगा x² - 2x - x + 2। सो दिस विल बी योर फंक्शन विल बी x² - 3x
प्लस 2। इसका आपको अगर डेरिवेटिव आप करेंगे तो y डैश आपका आ गया है यहाँ से दोस्तों 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 है, तो इसका मतलब देखिए कब पूछ रहा है, डिक्रीज़ करने के लिए कह रहा है ना। जो डिक्रीजिंग कब होता है फंक्शन, जब आपका डेरिवेटिव भी जो होगा एफ डैश एक्स भी जो है वो डिक्रीज़ करे। अगर ये डिक्रीज़ करेगा तो फंक्शन भी डिक्रीज़ करेगा। तो इसका मतलब जो आपका 2x माइनस 3 है ना दोस्तों, इसे लेस देन 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 2x जो होगा वो लेस देन 3 होगा, तो x कितना होगा आपका लेस देन 3/2 होगा। तो लेस देन 3/2 आपका ये आंसर सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द गिवन वेक्टर इज अ सोलिनॉइड। देखिए सोलिनॉइड जैसे ही बोला आपको पता होना चाहिए क्या होगा, डाइवर्जेंस आपका किसके बराबर होगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ विल बी इक्वल्स टू 0। तो डाइवर्जेंस निकालिए आप, उस 0 को बराबर रखिए और ए के लिए सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स। तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका ए कितना आ रहा है। कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं जो 2021 में आए थे। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज, देखिए डेरिवेटिव फिर से पूछा है, स्लोप ही तो बताता है डेरिवेटिव, और कुछ तो बता नहीं रहा। यहाँ देखिए दो स्टेटमेंट दिए, एफ डैश अगर ग्रेटर देन 0 इसका मतलब एफ इंक्रीजिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर एफ डैश एक्स जो है लेस देन 0 तो इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, बिल्कुल सही। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट हैं फ्रेंड। अगला देखते हैं, द मैक्सिमम ऑलवेज, ये लास्ट के दो क्वेश्चन हमारे बचे। द मैक्सिमम ऑलवेज अकर एट, कहाँ पर करेगा मैक्सिमम जो आपका है ना, देखिए स्टेशनरी पॉइंट पर भी नहीं करेगा, रफ पॉइंट पर भी नहीं करेगा, एंड पॉइंट पर नहीं करेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स पर होगा। क्रिटिकल पॉइंट आपको बताते हैं तो वहाँ से ग्राफ आपका मैक्सिमम पे जाएगा या मिनिमम पे। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर इज यूज्ड इन स्टोक्स थ्योरम। तो इसके लिए आपको हमारी दो वीडियोस को देखना पड़ेगा। तो कैलकुलस वाली को शायद उसमें इतना नहीं मिलेगा आपको, उससे पहले वाली जो हमने डिफरेंशियल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए थे, जहाँ पे हमने मल्टीवेरिएट कैलकुलस में से पहले जो हमारी थ्योरम वाली आई थी, इंपॉर्टेंट थ्योरम वाली एक्सरसाइज, उसमें अगर आप देखेंगे तो आप इसका आंसर बड़े ही आराम से बता देंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो आप स्ट्रोक्स करके कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने 2021 में कैलकुलस पर आए जितने भी सवाल थे वो कर लिए हैं, और हमने वही करें जो सॉल्वेबल हैं। ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारें, रियलिस्टिक काम करिए। हर सवाल एग्जाम में नहीं करना है, इतना करना है कि अपनी कट ऑफ क्लियर हो जाए फ्रेंड्स, और आप बिल्कुल कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम साइंस बंकर्स। इसी तरीके से जोश बनाए रखिए, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड हम इसी तरीके की और वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे और अदर टॉपिक्स पर। अगली यूनिट शायद हम रियल एनालिसिस लेंगे और जल्दी उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर लव, योर सपोर्ट। कीप शेयरिंग आवर वीडियोस विद अदर्स ऑल्सो। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम साइंस बंकर्स। जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं बाद वाले एग्जाम्स की, मतलब 2026 में एग्जाम होने वाला है टीजीटी का, जिसके फॉर्म्स अभी भरे जा रहे हैं, तो जल्दी फॉर्म भर दीजिए। वीडियो आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, किस तरीके से फॉर्म भरना हमारे चैनल से आप देख सकते हैं। पेडागोजी की वीडियोस को मिस मत करिए, हम टाइमली ला रहे हैं, तो आप अपना कंटेंट वहाँ से भी तैयार करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।